अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नादिया और मेरे साथ मौजूद हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर जावेद इकबाल। डॉक्टर जावेद इकबाल को प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज का टॉपिक जो है वो इंसुलिन के बारे में है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी। टाइप 2 डायबिटिक्स जो होते हैं वो क्योंकि नॉन डिपेंडेंट होते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके लिए इंसुलिन जो है वो क्या रोल अदा करती है, इस बारे में बताइए। आपका बड़ा बुनियादी सा क्वेश्चन है कि जब हम उनको टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें पेशेंट इंसुलिन पे उसका इन्हिसार नहीं होता उसकी ट्रीटमेंट। जी जी। लेकिन फिर भी उनको इंसुलिन इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो आखिर कब इंसुलिन का रोल होता है टाइप 2 डायबिटीज़ में? तो उसमें मैं बताता चलूँ कि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का रोल कहीं शुरू से आ जाता है कई दफ़ा, और कई दफ़ा आखिर पे आता है। ठीक है। इसलिए जब ये आखिर पे यूज़ करते हैं तो फिर लोग इसको एक आखिरी इलाज का जो है दर्जा देते हैं। लोग ये समझते हैं कि इंसुलिन एक आखिरी इलाज है। वहाँ से ये मिथ जन्म लिया है कि इंसुलिन एक आखिरी इलाज है। ऐसा एक्चुअली नहीं है। इंसुलिन एक साइंटिफिक इलाज है, वो बेस्ट ट्रीटमेंट है जब ज़रूरत हो, व्हेन इंडिकेटेड। जी, व्हेन इंडिकेटेड वो एक बेस्ट ट्रीटमेंट है। मसलन देखिए, आप मैंने ग्लासेस लगाए हुए हैं, तो मेरी जब बिनाई काम हुई तो मेरा बेस्ट ट्रीटमेंट ग्लासेस थे। जी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये बेस्ट है, आखिरी इलाज है, पहला इलाज है, या ये कोई अल्टरनेटिव इलाज है, ये बस इलाज है। इट वाज द ओनली साइंटिफिक सोल्यूशन। इसकी जगह मैं कोई पत्थर नहीं रख सकता वहाँ पे, इसकी जगह मैं कोई और चीज़ें ऐसी इस्तेमाल नहीं कर सकता जो अल्टरनेटिव थेरेपी में आती है। देखें, आपको पता हटा के देखो तो फिर ये है कि थोड़ा सा ब्लरिंग आपके लिए दुनिया ब्लर हो जाएगी। तो दुनिया ब्लर हो जाएगी। इसी तरह जब इंसुलिन की ज़रूरत होती है तो अब इंसुलिन आप नहीं लगाते तो आपके लिए दुनिया ब्लरिंग का आप ब्लर होने शुरू हो जाती है, बिकॉज आपकी रेटिनोपैथी, आपकी किडनी प्रॉब्लम, बाकी सारे प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से। तो बाद में ये कहा था कि जब इंसुलिन की ज़रूरत हो तो फिर वो उसका इलाज होता है। जी। अब इंसुलिन टाइप 2 में कब ज़रूरत होती है? अच्छा, टाइप 2 जब डायग्नोज होते हैं तो हम उनका हीमोग्लोबिन A1C के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। मसलन किसी का हीमोग्लोबिन A1C अगर 9% से ज़्यादा है, अब मैंने देखे 11% पे पेशेंट आते हैं, 12% पे आते हैं, मैक्सिमम मैंने देखा 18% पे। 18% है, 880 के करीब ब्लड शुगर लेवल्स है। तो ये वो मरीज़ हैं जिनको पहले दिन ही इंसुलिन चाहिए होती है। उनको हम पहले इंसुलिन से स्टेबलाइज करते हैं, और एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज टॉक्सिसिटी। यानी आपके हाई शुगर लेवल की वजह से आपकी बॉडी के जो बीटा सेल्स हैं, जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं, वो काम नहीं कर पा रहे। तो ये हाई ग्लूकोज टॉक्सिसिटी है जो उनको काम नहीं करने देगी। तो अगर हम इंसुलिन देंगे तो टॉक्सिसिटी हट जाएगी, उसके बाद वही बीटा सेल बहुत अच्छे काम करना शुरू कर जाएंगे। तो ये है कि जिनका HbA1c 11% होता है, उससे ज़्यादा होता है, और उनको सिम्टम्स बहुत होती है, मतलब वेट लॉस के साथ आ जाते हैं, उनको प्यास बहुत लग रही है, हाथ में उन्होंने बोतल पकड़ी हुई है पानी की, यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ रहा है, ऐसे मरीज़ जो बहुत सिम्टोमेटिक है या उनके शुरू में कीटोन्स आ रही हैं, तो ऐसे मरीज़ को हम टाइप 2 में भी इंसुलिन शुरू में भी इस्तेमाल करा सकते हैं। फिर आ जाता है कि टाइप 2 डायबिटिक है, उसकी मैक्सिमम अपनी इंसुलिन टैबलेट्स की डोज इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनका वेट भी लूज़ हो रहा है, और अब उनकी ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग में भी 200 से ऊपर जा रही है, और बगैर कुछ खाए भी शुगर 300-200 इस तरह रहती है। तो इसका मतलब है कि उनका कंट्रोल अब पुअर है ऑन ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स। जब पेशेंट ओरल एंटी डायबिटिक्स ले रहे हैं, उसके साथ हम उनको चेक करते हैं कि उनकी डाइट कैसी है, डाइट का ख्याल कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि स्ट्रेस लेवल तो ज़्यादा है या नहीं है। अगर स्ट्रेस लेवल भी ठीक है, वर्जिश भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये सारी चीज़ें पूरी करने के बावजूद आप शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, तो हम उसमें इंसुलिन की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ अरसे से इंसुलिन की नई ऑप्शंस भी मार्केट में आ गई हैं। पहले एक पुराने ज़माने में इंसुलिन होती थी। ज़रा इंसुलिन की टाइप्स दिखाएंगे अगली साइड, यही वाली साइड आप देखें। यहाँ पे सबसे पहले एक इंसुलिन होती थी जिसको हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है वो वाली है जो रेगुलर इंसुलिन है। रेगुलर इंसुलिन, इसको इमुलिन आर, और ये इमुलिन आर और बीफ इंसुलिन आर, उसके नाम से ये मशहूर थी, और ये कोई 8 घंटे असर रखती। पीछे स्लाइड दोबारा लगा देंगे सर। अच्छा, इसी की तरह की इसके साथ की एनालॉग इंसुलिन बनाई गई जो बहुत अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग है, जो 15 मिनट में काम शुरू कर देती हैं और 3 घंटे तक अपना काम रखती हैं। अब सबसे ऊपर जो स्लाइड में आप देख रहे हैं
वो एक 3 घंटे तक असर रखने वाली इंसुलिन अबाउट 4 तक लगा हुआ कर्व यहाँ पे दिखाई है। ये रैपिड एक्टिंग है, बहुत अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग है। इनमें ये हिमोलोग और ये नोवो रैपिड के नाम से आती हैं। उससे नीचे जो कन्वेंशनल हिमोलिन आर है वो है जिसका असर ज़रा 6 से 8 घंटे तक है। और फिर एक नीचे इंसुलिन आप देखेंगे ग्रीन कलर का जो ये नज़र आ रहा है, ये एक NPH इंसुलिन है या हिमोलिन N इसको कहते हैं। और इसका असर कोई 20 आवर तक जाता है, लेकिन ज़्यादा मैक्सिमम असर इसका 12 से 14 घंटे होता है। ओके। और ये रात को जब लगाते हैं तो सुबह तक असर रखती है। इसको हिमोलिन N के साथ मशहूरी है इसकी, उस नाम से मशहूर। अच्छा, इनकी जो इनकी लगी रहने स्लाइड। अच्छा, ये अब आप असर इनके दिखाए गए ना सारे। हाँ। अच्छा, इस तरह की एक नई इंसुलिन बनाई गई हैं जिनको हम लेंटस भी कहते हैं, और ये नीचे आ जाती हैं प्रोलॉन्ग एक्शन वाली एनालॉग्स हैं। जो सबसे नीचे है स्लाइड, इसको हम कहते हैं लेंटस इंसुलिन या ग्लार्जिन इंसुलिन। अब देखें वो उसका एक्शन 24 आवर तक है, लेकिन ऊपर से नीचे तक अगर आप गौर करें तो ये सबसे जो नीचे इंसुलिन है जो बिल्कुल ग्रीन ये लाइट ग्रीन पट्टी में दिखाई गई है, इसका एक्शन स्मूथ है और एंड पे और इसमें कोई अप डाउन नहीं है। जी जी। और ये 24 आवर इसके एक्शन है। बाकी सारी इंसुलिन्स को देखें तो उनके अंदर एक पहले पीक आती है और फिर ट्रफ आता है। इफेक्ट है उसका। ये है कि ऊपर असर आया मैक्सिमम, फिर थोड़ा मिनिमाइज हो गया आहिस्ता आहिस्ता। तो इसको स्लाइड को अगर आप गौर से देखें तो इसमें हम जो इंसुलिन ग्लार्जिन है ये एंड पे दिखाई गई है। ये टाइप 2 डायबिटिक्स में हम टैबलेट्स के साथ कई दफ़ा इसको इस्तेमाल करते हैं और ये उर्फ़े आम में लेंटस भी कहलाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि 24 घंटे काम करने वाली ये जो इंसुलिन है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए नाज़रीन को। राइट, ये मैं लेंटस की बात करता हूँ कि लेंटस को जब आप NPH के साथ स्लाइड दिखाएंगे तो वहाँ कंपेरिजन ज़रा नज़र आएगा। ये सही है। ये जो लेंटस इंसुलिन है इसको और ये जो दूसरी हमारी हिमोलिन N इस्तेमाल होती थी, इन दोनों में फ़र्क ये है कि शाम को अगर आप हिमोलिन N लगा लेते हैं, आपने 8 बजे लगाई दूधिया इंसुलिन, उसका असर जाएगा सुबह कोई 10 बजे तक, तो रात के 2 बजे उसका असर मैक्सिमाइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा असर उसका। ओके। अब रात के 2 बजे पेशेंट सोया हुआ है, पेशेंट ने उस वक्त खाना नहीं खाना, कई सारे पेशेंट सो गए होते हैं, उस वक्त जब उसका असर पीक पे आ जाएगा तो उस वक्त हो सकता है शुगर लेवल डाउन चला जाए, तो 2-3 बजे एक हाइपो का अटैक होने का चांस ज़रा ज़्यादा हो गया। और सुबह उठते हुए हो सकता कि उस वक्त असर चूँकि वीन ऑफ हो रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, तो हो सकता शुगर लेवल फिर आई हो। तो एक इंसान 2 तरह की कैफियत से गुजरता है, एक हाइपो जो कि रात को 2-3 बजे आ रहा है, और एक हाइपर जो सुबह नाश्ते से पहले आ रहा है। सो हाइपो और हाइपर से बचने के लिए जो इंसुलिन अब हम यूज़ करते हैं उसको हम ग्लार्जिन या लेंटस कहते हैं, और इसका जो असर है वो स्मूथ होता है, 24 आवर के लिए होता है, और ये फास्टिंग को बहुत अच्छा टारगेट करती है। इसकी हाफ लाइफ 12 आवर होती है। ये सुबह जाके इसके एक्शन थोड़ा डिक्लाइन करना शुरू करता है, लेकिन इस तरह फुल डिक्लाइन नहीं करता, फिर भी इसका 24 आवर तक एक कर्व उसकी रहती है। मैनेज कर आपने जैसे उसको अंदर स्लाइड के अंदर देखा है। तो कहने का मतलब है कि जब रात के 3 बजे इसके साथ हाइपो अटैक्स नहीं होते एज़ कम्पेयर टू हिमोलिन N। हिमोलिन N में हाइपो अटैक्स रात को 3 बजे ज़्यादा होते हैं, जबकि ग्लार्जिन में ये इफ़ेक्ट बनाया गया कि रात के 3 बजे हाइपोज ना हो। लेकिन यहाँ बड़ा क्लियर मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा। बहुत सारे पेशेंट जब लेंटस इस्तेमाल करते मेरे पास आते हैं तो उनका ये होता है कि डॉक्टर साहब हमने 10 बजे लेंटस लगाई, 12 बजे शुगर वही 240 थी, इसका तो कोई असर ही नहीं है। तो मैं उनको क्लैरिफाई कर दूँ कि जो लेंटस का असर अगर आपने देखना है तो आप फास्टिंग के साथ मैच करें। आपने रात को 10 बजे इंसुलिन लगाई, 24 आवर में आपने एक दफ़ा फिक्स टाइम पे लगानी है, अपनी टैबलेट्स अपने टाइम पे खाती रहनी है। और फिर ये भी एक अक्सर लोगों का सवाल होता है कि क्या हम इंसुलिन भी लगाएंगे और टैबलेट्स भी खाएंगे। यस, लेंटस की हद तक ऐसा ही है। जब आप लेंटस या ग्लार्जिन लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको 24 आवर में बाकी टैबलेट्स भी चाहिए ताकि वो आपके खाने के बाद की शुगर को कवर कर सके। इसको कहते हैं बोलस इंसुलिन, यानी बोलस जो है इंसुलिन बनाने का काम जो है वो टैबलेट से भी हम लेंगे। और जो बेजल है, बेजल का क्या मतलब होता है? बेजल का मतलब होता है कि आपने कुछ नहीं खाया पिया हुआ, आप कोई काम नहीं कर रहे, आप ना एनर्जी ले रहे हैं ना एनर्जी निकाल रहे हैं, नो कैलोरिक इनटेक नो कैलोरिक एक्सपेंडिचर, नई कैलोरी भी नहीं आ रही, कैलोरी स्पीड खर्च भी नहीं हो रही। इसको कहते हैं बेजल स्टेट, यानी सोया हुआ इंसान
तो उसको खास काम नहीं कर रहा, मेंटल काम ही नहीं कर रहा, जैसे बेजल सीड्स होते हैं। तो हाँ बिल्कुल बेजल सीड वाली बात है। चलें, तो इसका ये है कि उस स्टेट में, बेजल स्टेट में आप जो इंसुलिन जो काम करती है उसको हम बेजल, ट्रू बेजल इंसुलिन कहते हैं। और ये जो ग्लार्जिन है ये ट्रू बेजल इंसुलिन है, ये आपके सुबह जब उठते हैं फास्टिंग उस स्टेट को ज़्यादा अच्छा कवर करती है, फास्टिंग शुगर लेवल को ज़्यादा बेहतर असर करती है और उसको ये नॉर्मल लेके आती है 120 तक। इसका तरीका बड़ा आसान होता है, आपके डॉक्टर आमतौर पे तजवीज़ कर देते हैं कि आप 10 यूनिट से शुरू करें और हर 2 दिन बाद 2 यूनिट्स बढ़ाते जाएं या 3 दिन बाद 2 यूनिट बढ़ाते जाएं, डिपेंडिंग अपॉन द मरीज पेशेंट्स। हर मरीज़ का अपना प्लान होगा। 2 यूनिट आप बढ़ाते जाते हैं हत्ता कि आपकी नाश्ते से पहले शुगर 110 या 120 तक आ जाती है, जो भी आप टारगेट सेट करते हैं। जब वो 120 पे आ जाती है इसका मतलब है कि अब आपने टारगेट अचीव कर लिया। अब आप जितने यूनिट पे आपने कंट्रोल की है उतने यूनिट को आप कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, ये है इसका सूल। अच्छा, लेंटस और दूधिया इंसुलिन का बुनियादी डिफरेंस जो है वही जो बुनियादी डिफरेंस वही है कि वो पीक्ड है, वो रात को 2 बजे पीक कर जाती है जो हिमोलिन एन है या दूधिया इंसुलिन है, और जो लेंटस है वो रात को पीक नहीं करती। केमिकली तो बहुत फर्क है, जाहिर बात है, ये इसको कहते हैं एनालॉग बनाना। हम उसको एक्टिंग के हाँ, लिहाज से देख रहे हैं, यानी बहुत सारे के अंदर केमिकल्स को चेंज किया गया, उनकी पोजीशनिंग चेंज की है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले गए साइंसदान। एज ए रिज़ल्ट उनका एक्शन इस तरह से बन गया कि उनमें पीक नहीं आती एक्शन में। तो ये जो एनालॉग इंसुलिन है ग्लार्जिन, उसके अंदर केमिकली वो दूधिया से डिफरेंस है। अच्छा, ठीक है। और हाइपोग्लाइसीमिया की टेंडेंसी कम है। ठीक है। अच्छा, अब क्या कहते हैं कि ग्लार्जिन की तरह कोई जदीद इंसुलिन भी बिल्कुल आई है? अब ग्लार्जिन की तरह एक और इंसुलिन आ गई, उसको हम डेग्लूडेक कहते हैं, डेग्लूडेक। ओके। और ये राइजोडेक के नाम से पाकिस्तान में वहाँ पे कम्बिनेशन है, 70-30 का कम्बिनेशन। अच्छा, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी है और लॉन्ग एक्टिंग भी है, तो उसका असर कोई 36 आवर तक चला जाता है। अरे वाह। हाँ, तो अगर किसी पेशेंट को सिर्फ बेजल इंसुलिन चाहिए और उसको बोलस इतनी नहीं चाहिए तो वो डेग्लूडेक जो है वो लगाएगा तो 36 आवर वो अपना काम करती रहेगी। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी खुशखबरी की बात है। इसी तरह एक और इंसुलिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये थोड़ा सा एक स्लाइड दिखाएंगे तूजियो के हवाले से, ये वाली। अब ये जो तूजियो है ये लेंटस या ग्लार्जिन का ही दूसरा एक ये इसका वर्जन है, समझिए पाकिस्तान में ये अवेलेबल है। और इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको जैसे ग्लार्जिन का तो मैंने बताया ना कि 10 PM आप फिक्स कर लेंगे तो 10 PM ही लगाएंगे। ठीक। इसको आप 3 घंटे पीछे और 3 घंटे आगे लगा सकते हैं। जैसे अक्सर मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब आज मैं किसी की शादी में चला गया तो मैं फिर इंसुलिन लेट हो गई, तो क्या मैं 10 बजे वाली इंसुलिन 1 बजे लगा लूँ? तो तूजियो में ऐसा पॉसिबल है। सेम इंसुलिन है, इसकी कंसनट्रेशन डिफरेंट है। इसी तरह जब आप लेंटस के 40 यूनिट लगाते हैं तो 40 यूनिट का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है। तो जब आप लगाने लगते हैं तो कई दफ़ा आपको वहाँ पेन हो रही होती है बिकॉज ऑफ हाई वॉल्यूम। जब 40 यूनिट लेंटस के लें और 40 यूनिट तूजियो के लें तो दोनों को वॉल्यूम में से तूजियो का वॉल्यूम कम होगा। तो वो जो उसकी कंसनट्रेशन है वो 300 यूनिट्स के हिसाब से बनाई गई है, U300 बनाई गई है। तो उसकी उतने यूनिट्स पे जो वॉल्यूम लगता है वो कम लगता है एज़ कम्पेयर टू लेंटस। यानी लेंटस का वॉल्यूम या उसका मिलून ज़्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा इतनी वो अब्जॉर्प्शन थोड़ी स्लो होगी, तो इतनी पेन ज़्यादा होगी। इसलिए तूजियो को प्रेफर किया जाता है अब लेंटस के ऊपर। थोड़ी सी उसके मुकाबले में ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा, वो एक्सपेंसिव भी है? तूजियो ज़्यादा एक्सपेंसिव। अच्छा, क्योंकि वो बेनिफिशियल भी तो है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं देती है। और थोड़ा 3 घंटे का गैप भी अब कर सकते हैं, 10 बजे नहीं लगाई तो 7 बजे लगा ली, कभी 10 बजे। जाहिर है सर, जिस तरह से चीज़ों में तरक्की होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती, तो उसकी कॉस्ट भी आपको फिर उस तरह मैनेज करनी पड़ती है। ये वाली बात जाहिर है कि जैसे नई चीज़ें बनती हैं तो उस पर अकॉर्डिंगली वो। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद रहेगा, अगले हफ्ते दुआ से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।